पेरेंट्स बाहर गेट के खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें जाने दें, जो पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े थे उस टाइम, और यही कहा कि नहीं जी हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। अमूमन यही है कि फिगर 144 है, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए जो हैं इस चीज़ को नहीं मानते। वो शायद कहते हैं कि ये फिगर जो है 180 से अबव था। एक जवान खड़ा था वहाँ पर कि मेरे साथ 40 कमांडोज हैं, आप हमें इजाज़त दें, हम अंदर जाते हैं। तो उस फौजी ने लिटरली उसको ना इधर सीने पे धक्का जैसे नहीं देगा पीछे हो जाए, ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। कभी भी हम अपने बच्चों के खून पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। ये इसका रिवार्ड नहीं है कि आप हमें कंपनसेशन दें। वो पूछते हैं आपकी डिमांड क्या, हम कहते हैं हमारी डिमांड यही है कि इंसाफ मिले। Military officials said many students held hostage had been evacuated. One student described how they lay on the floor in the exam hall amid prolonged gunfire. The Taliban said the attack was in revenge for the Pakistani military. कुछ बच्चे जो है वो कॉलेज के थे, उनको आज निशाना बनाया गया। मैं असफंद खान शहीद का वालिद हूँ, जो कि 10वीं जमात का तालिब इल्म था और इस साने में हमसे जुदा हुआ है। मेरी बेटी सादिया गुल खटक जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी उसी वक्त। मेरा बेटा क्लास 8 का स्टूडेंट था जब उसकी शहादत हुई है, तो वो 14 इयर्स का था। 14 इयर्स में भी बल्कि 2 मंथ कम है। साढ़े 9 मुझे कॉल आई कि जी आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ है और आप जो है ना आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचे। मैं एक अजीब सा सिचुएशन बन गया। सारे रोड्स ब्लॉक थे, कंप्लीटली ट्रैफिक स्टॉप था। मैं यहाँ से पैदल गया हूँ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। मुझे ये नहीं पता चला कि यार मैं स्कूल किस तरह पहुँचूँ। उन दिनों हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे थे, तो मैं चेयरपर्सन थी प्रेस क्लब की, तो मैं प्रेस क्लब में ही मौजूद थी और कुछ मामला थे जो इलेक्शन होने जा रहा था, उस पर ही डिस्कशन चल रही थी। तो मुझे एक आवाज़ आई और ऑब्वियसली हम यही करना चाह रहे थे कि कहाँ धमाका हुआ, लेकिन पता नहीं चल रहा था। फिर उधर से मैंने दौड़ लगाई है, मेरे पास ना गाड़ी थी ना कुछ, दौड़ लगाई है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। जब मैं ऑफिस पहुँची तो सीढ़ियों में मुझे पता चलता है कि ये आर्मी पब्लिक का वहाँ पर वो है। करीबन 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन आया। मैं स्टाफ रूम में बैठा था कि एक दोस्त ने टेलीफोन किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द दाखिल हुई हैं। फ्रंटियर कॉलेज के सामने मुझे कॉल आई दफ्तर से कि चेक करें पीएस में कुछ हुआ है, वर्सक रोड पे कुछ हुआ है, आप चेक करें। किला बलसार के पास मैं पहुंच गया तो मैं देखा कि सामने अब रोड ट्रैफिक जैम है। मैंने रक्शे वाले को जल्दी उतरा पैसे दिए और मैं पैदल भागना शुरू कर दिया। किला बलसार से कुछ फासले के ऊपर आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने खड़े हुए थे और उस वक्त वो उनके पास ही था, चूँकि ये रेड जोन है तो वही उसकी सिक्योरिटी दी। मैंने ट्रैफिक वाले को पश्तो में कहा, मैंने कैसे शिविर लगूँ दे रहा खबर हुआ सही है, मैंने कहा कुछ तो बताओ ना कि क्या हुआ। वो कहते हैं यार आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ है। बस यकीन करें जैसे ही उसने स्कूल का नाम दिया ना, यार स्कूल पे हमला हुआ है, मेरा उस वक्त ज़हन ये था कि यार अल्लाह ये क्या हो गया, तो वहाँ पे मासूम बच्चे। वर्सक रोड जो है उस पर तमाम DSNGs जो हैं वो डिप्लाई हैं और अपने साथियों से मैंने उस वक्त फीडबैक लिया कि क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं ज़ख्मी आ रहे हैं, बच्चों को यहाँ से निकाल लिया गया है, कुछ डेड बॉडीज़ हैं और बाकियों को जो है CMH और जहाँ जिस अस्पताल भी जगह मिल रही है तो वहाँ पर उन बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं 10:30 बजे उस मेन गेट पे, स्कूल का जो मेन गेट है, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। कोई आर्मी नहीं थी। मेरे सामने एक DIG स्पेशल ब्रांच का आया, उसने एक जवान खड़ा था वहाँ पर कि मेरे साथ 40 कमांडोज हैं, आप हमें इजाज़त दें, हम अंदर जाते हैं।
तो उस फौजी ने लिटरली उसको ना इधर सीने पे धक्का जैसे नहीं देगा पीछे हो जाए, ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से, जिसमें वीक लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का इशू है उसको एड्रेस करने में मुश्किलात पेश आती हैं। जो बंदोबस्ती इलाके हैं, जो जहाँ पर आम लोग रहते हैं, वहाँ पर जो फ्रंट लाइन थी वो पुलिस थी। इस वाक़े में भी जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ तो वहाँ पर जो सबसे पहले पुलिस वाले पहुँचे थे, लेकिन पुलिस वाले आगे इसलिए नहीं बढ़ सके क्योंकि वो तो इलाका आर्मी के पास था और आर्मी उसकी जिम्मेदार थी। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था, सिपाही खड़े हुए थे, उन्होंने बताया है कि अंदर से फायरिंग की आवाज़ आ रही है। उन्होंने अपने थाने को रिपोर्ट की। पुलिस तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर मौजूद रही है। आर्मी आई है, आर्मी ने पुलिस को जो है वो जैसी आर्मी है तो अपना चार्ज ले लिया। आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है आर्मी के पास, जबकि पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर ये रिस्पांस इनका QRF है जो आर्मी की, वो इतनी क्विक रिस्पांस ना करती तो बहुत ज़्यादा ये जो लोगों की शहादतें हैं बहुत हो सकती थी ज़्यादा। हेलीकॉप्टर इधर उधर वो फ्लाइंग कर रहे थे, तो मैं सीधा आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचा। लोग काफ़ी जमा थे इर्द गिर्द, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। पेरेंट्स बाहर गेट के खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें जाने दें। जो पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े थे उस टाइम, और जिसमें से इनके शहीद के जो डैडी थे ये भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया और यही कहा कि नहीं जी, हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। वालदैन क्या किसी को भी अंदर नहीं छोड़ रहे थे। जो 1122 और ईदी की जो एम्बुलेंसेस थी वो भी बड़े मतलब एहतियात के साथ अंदर छोड़ रहे थे कि अंदर से फायरिंग हो रही है, ये ज़ख्मी ना हो जाए। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही थी। स्पेशली जब आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय होगी तो उन्होंने उनको ऑर्डर थे कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। जिस माशरे में हम रहते हैं वो जर्नलिस्ट को समझते हैं कि इसको सब कुछ पता है, इसके पास सारे मालूमात हैं। तो उस दौरान जब मैं लाइव देती थी तो वहाँ पर जो माएँ अगर आके कहती थी कि ये बताओ अब क्या होने वाला है, ये बच्चा कहाँ मिलेगा, आप ये सोचें कि उस वक्त जो मेरी पोजीशन थी बड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि मैं उनको झूठी सच्ची तसल्लियाँ भी दे रही थी कि नहीं जी वो बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे पास एक ऐसी खातून भी आके मेरे साथ बैठी रही मुस्तकिल बुनियादों पे, जिसके 3 बच्चे शहीद हुए थे और उसके 3 ही बेटे थे। दो सोर्स हैं आपके पास, आपने जिनके ज़रिए रिपोर्टिंग में करने और कोई ख़बर देनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारे, चूँकि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था उनमें बहुत कम ही इंटेलिजेंस इत्तलात बाहर जा रही थी। ऑपरेशन 2 तरह के थे। एक था दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हो रही थी। जब लड़ाई हो रही थी वो एक अलग ऑपरेशन है। उसके बाद उस पूरे स्कूल को क्लियरेंस देनी थी, तो बम डिस्पोजल यूनिट वहाँ पर गया। वहाँ पर आईडीज़ लगी हुई थी, जगह जगह दहशतगर्दों ने आईडीज़ लगाई हुई थी, तो उन आईडीज़ को फिर डिफ्यूज़ किया गया। उसके बाद बम डिस्पोजल यूनिट ने तमाम स्कूल को सर्च किया। जब उनको ये कन्फर्म हो गया कि अब ये मुकम्मल सिक्योर है, तो उसके बाद जो है किसी को स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। मुझे वहाँ पर ऐसे पेरेंट्स मिले जो भाग रहे थे। एक खातून थी, वो रिक्शे में थी अपनी 2 बेटियों के साथ, और रो रही थी सारों कतार कि आर्मी पब्लिक में उनका बच्चा पढ़ता है। वो CMH की तरफ दौड़ रही थी, तो मैं उनके साथ ही बैठ के अपना कार्ड छुपा के किसी तरह की पता न चले कि मैं जियो में, तो मैं CMH में एंटर हो गई थी। फिर CMH में आप इमेजिन करें कि 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो बच्चों की, और एक सिलसिला था जो ख़त्म थम ही नहीं रहा था। वो बच्चे ला रहे हैं, डेड बॉडीज़ ला रहे हैं, और जो वहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो पहुँच रहे थे किसी, क्योंकि आपको पता है खून के एहतियात के लिए ऐलान हो रहे थे। रास्ते जब बंद हो गए थे तो बहुत सारे बच्चे इसलिए भी शहीद हुए कि उनको बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिली। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो आर्मी वालों ने मुझे कहा कि सारे बच्चे जो है ना ये ग्राउंड में हैं और उस ग्राउंड में आप चेक कर लें। जब मैं ग्राउंड चला गया तो मेरा बेटा उसमें नहीं था।
फिर आर्मी वालों से मैंने पूछा कि अरे इसमें तो मेरा बेटा नहीं है, तो उसने कहा आप इस तरह कर ले, CMH चले जाए। आप यकीन करें कि जब मैं बाहर निकला तो कोई गाड़ी नहीं थी कि मैं CMH पहुंच जाऊं। तो एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे ज़रा CMH तक पहुंचा दे। उस लड़के ने मुझे CMH के गेट पे छोड़ा, लेकिन वहाँ पे भी जितनी भी डेड बॉडीज़ थे, जितनी भी ज़ख्मी थे, और ऑपरेशन थिएटर मैंने चेक किया, लेकिन मेरा बेटा उसमें भी मुझे पता नहीं चला उसका। बड़े करीब से लोगों को और भी जगह के ऊपर देखा है, लेकिन ये स्कूल वाला जो था ना, ये कभी नहीं भूलेगा। ये चीज़ें उस वक्त जो हमने करीब से देखी थी, एज ए मीडिया पर्सन जो चीज़ें करीब से देखी हैं, फिर ये केस पढ़ा है, रिपोर्ट पढ़ी है, इन सारी चीज़ों को पढ़े तो आप कभी भी नहीं भूलते। बंदा कैसे, ऐसे लगता है जैसे आपका, मुझे तो ऐसे फील होता था जैसे अपना प्यारा कोई गया है। मुझे एक कॉल मौसूल हुई एक खुफिया इदारे के एहलकार की, वो मेरी सोर्स था। उसने कहा कि यार 70 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनमें कुछ स्टाफ के एहलकार भी हैं। यकीन करें जिस वक्त उसे 70 कहा ना, मुझ पे सख्त आ गया इन खबरों में कि यार इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने बच्चे शहीद हो गए। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। रात गए तक हम उसको कवर करते रहे और यही सिलसिला था कि बच्चे तो तमाम वहाँ से निकाल लिए गए थे, जो डेड बॉडीज़ थी वो भी अस्पताल शिफ्ट कर दी गई थी, और उनकी जो तादाद थी वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, मतलब हम लोग उसको कंफर्म करने, इतनी ज़्यादा तादाद हो रही थी कि हम उसको देते हुए भी हिचकिचा रहे थे कि आया ऐसा ना हो कि ये रिवर्स हो जाए। तो LRH से जो करीबी अस्पताल था, CMH था। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं की जा रही थी, हमें एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो नहीं मिल रहे। वालिदैन ऐसे थे जिनको नहीं समझ आ रही थी उनके बच्चे कौन से हॉस्पिटल में, एक लेडी रीडिंग अस्पताल और एक CMH। लेकिन CMH में जो मैंने मंजर देखा है वो लगता था कि जैसे जानवर ज़िबा करके डाल दिए गए हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने अपने 22-23 साल इस प्रोफेशनलिज्म में, इस करियर में कभी ऐसी, ठीक है बहुत सारे ब्लास्ट सीखे, लेकिन चूँकि ये फूल थे और हम नहीं समझते कि इनको इस तरह शहीद किया जाना और जो भी, तो वो मेरे जहन से नहीं निकलता। ये एक हकीकत है। दूसरे दिन गालिबन उन्होंने हमें ये सारा बता दिया कि जी अब ये सारा कुछ कवर हो गया, ऑपरेशन ख़त्म हो गया और हम मीडिया को स्कूल के अंदर लेके जाएंगे। तो बाकायदा हमें फिर इजाज़त दी गई। हम सारे का सारा मीडिया जो कि उस वक्त पेशावर में था वो एट वंस जो है स्कूल के अंदर गया। वो हाल हमें उन्होंने जो रहनुमाई के लिए हमारे कुछ फ़ौजी थे उन्होंने बताया कि ये हाल है, इधर आए हैं, आप लोग यहाँ पर कवरेज कर सकते हैं। कुछ एरिया ऐसे थे जिसका उन्होंने कह दिया कि आप लोग यहाँ पर कवर ना करें, अदरवाइज़ बाकी उन्होंने जो मेन जगह था वो उन्होंने हमें ओपन कर दी की। मैंने भी, चूँकि मैं गुज़िश्ता कई सालों से आज TV की जानिब से क्राइम को ही कवर कर रहा था और कई धमाके मैंने कवर किए हुए थे, जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करते थे कि ये क्या सीन हुआ होगा। तो उस तजर्बे की बुनियाद पर जब मैं उसको देख रहा था तो वो सारा सीन मेरी नज़रों में घूम रहा था कि किस तरीके से ये सारा सीन हुआ होगा। वहाँ पर मैंने किताबें देखी जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, शर्ट्स देखी, खून आलूद जूते देखे। अच्छा, 19 दिसंबर को मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और होम डिपार्टमेंट में मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि सुनाओ ना यार कुछ है कि नहीं। तो उसने पश्तो में कहा मैंने से इश्ता बस प्रेदा, कहते कुछ है मतलब छोड़ो यार, कुछ ऐसे ख़ास नहीं है ना। तो उसने टेलीफोन बंद कर दी। बस मुझे ऐसी एक शौक सा हुआ, मैंने कि इसके पास कुछ है, ये खबर देना नहीं चाह रहे। मैंने अपने ऑफिस की गाड़ी ली और मैं होम डिपार्टमेंट चला गया, उसके पास बैठ गया। कहते यार इनको पहले आगाह किया गया था 28 अगस्त को एक लेटर हुआ है तो इनको आगाह किया था कि यार इस किस्म का हमला किसी स्कूल पे हो सकता है और वो दिफाई इदारे का स्कूल होगा। 16 दिसंबर 2014 का जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था उसका पूरा एक पस मंज़र था। पस मंज़र ये था कि पाकिस्तान की तरफ से
دہشت گردوں کے خلاف جن کو پاکستان نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا تھا، TTP اور ان کے ایفیلیٹ گروپس، ان کے خلاف ایک آپریشن شروع ہو چکا تھا ٹرائبل ایریاز میں۔ اس آپریشن کے دوران مختلف جو تھریٹ الرٹس ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں نے وہ جاری کیے ہوئے تھے کہ اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پشاور کی اگر بات کی جائے تو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بھی یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور دہشت گرد یا انتہا پسند اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تو وہ حالات دیکھنے ہیں کہ جب APS اٹیک ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، آپ کو یاد ہوگا کہ 15 جون 2014 کو پاکستان نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے 9 یا 10 جون کو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک کیا تھا، اور بہت بڑا اٹیک تھا، جس کے بعد پھر فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن ہوگا۔ اور وہ آپریشن بڑا سخت قسم کا آپریشن تھا، اس نے ملیٹنٹس کو وزیرستان، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان سے نکال دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آپریشن خیبر 1 سٹارٹ ہوا جو خیبر ایجنسی میں تھا، کیونکہ خیبر ایجنسی میں بھی کافی سارا علاقہ ملیٹنٹس کے کنٹرول میں تھا، تو یہ دونوں آپریشن پیرلل چل رہے تھے۔ جب یہ آپریشن چل رہے تھے تو اس وقت ہم نے شاید یہ انٹیسپیٹ نہیں کیا کہ بلو بیک جو ہے وہ سیٹلڈ ایریاز میں آ سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم اس چیز کو بھول گئے۔ پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کا فنامنا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 2 کازز ہوتی ہیں، براڈلی اسپیکنگ اس کی 2 کازز ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اسٹرکچرل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اسٹرکچرل فیکٹرز کا تعلق بیسیکلی میٹیریل فیکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گریوینسز ہوتے ہیں، انڈر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پاورٹی ہوتی ہے، ان کے اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، گریوینسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل گریوینسز ہوتے ہیں، سوشل گریوینسز ہوتے ہیں، یہ اسٹرکچرل فیکٹرز میں آتا ہے۔ اور یہ انفیکٹ پاکستان کے کیس میں یہ فلی یہ جو اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں یہ آپریٹیو شروع سے رہے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ دوسرا فیکٹر ٹیررزم کا ہوتا ہے کلچرل، کہ لوگوں کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، وہ بیکاز آف آئیڈیالوجی یا کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے جو ٹیررسٹ وائلنس ہے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ کیس بھی پاکستان کے اندر فلی جو ہے اپلائی ہوتا ہے۔ تھریٹ الرٹ آئی ہوئی تھی، تھریٹ الرٹ جو ہیں وہ اکثر آتی رہتی ہیں، اور میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے تھریٹ الرٹ۔ اسی طریقے سے یہ بھی تھریٹ الرٹ تھی، اور اس کو میرے خیال میں یہ بھی ایک سیکیورٹی لیبس میں ہی آتا ہے کہ اس کو اتنا سنجیدہ طریقے سے نہیں دیکھا گیا۔ Taliban-linked militant leader Umar Naray, who's believed to have masterminded the Peshawar school massacre, has been killed by an American drone strike, according to US and Pakistani officials. فوجی عدالتوں نے دہشت گردوں کے جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی۔ فوجی عدالتوں سے سزائے موت کے بعد پشاور میں خون کی ہولی کھیلنے والے 4 دہشت گردوں کو کوہاٹ جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جو ملیٹنٹ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ویپنز کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، کہیں وہ چھپتے ہیں۔ آپ دیکھیں صبح سویرے انہوں نے اٹیک کیا تو رات کہاں گزاری؟ ایسے تو نہیں ہے کہ صبح افغانستان سے آئے تھے یا وزیرستان سے آئے تھے۔ تو وہ انکوائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لوکل لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، لوکل لوگوں نے ان کو شیلٹر دیا تھا۔ ٹیررسٹ تھے، ان کے پاس پوری سارا نقشہ اور ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں کہ کہاں پر ہم نے جانا ہے، کس طریقے سے ہم نے کرنا، پوری پلاننگ ان کے پاس تھی۔ تو ظاہر اس کی ریکی بھی کی گئی۔ ریکی مطلب یہ کہ کافی کم از کم 6 سے 1 سال تک اس ایک پلاننگ کیا گیا ہے، اس پلان کے بعد اس کو عمل درآمد کیا گیا۔ تو مطلب اس تھریٹ الرٹ کے باوجود اس کو عمل بھی پورا کر دیا گیا، لیکن ہم لوگ اس کو روک نہ پائے۔ اس سے پہلے انسیڈنٹ سے پہلے کوئی چھوٹا واقعہ ہوا تھا قریبی، ساری توجہ اس طرف ہو گئی تھی، لیکن ان کی پلاننگ بھی تھی نا، جو لوگوں نے اتنی بڑی کارروائی کی ان کی بھی یہ پلاننگ تھی کہ وہ پہلے انہوں نے ساری توجہ دوسری طرف لے کے گئے، تو یہاں سے توجہ ہٹی تو پھر پیچھے سے بیک سائڈ سے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ ساری سیکیورٹی فوکس تھی فرنٹل کے اوپر، وہ بیک سائڈ سے آ گئے۔ پھر ان کو انگیج کرنے کے لیے جو وہاں پہ گارڈز تھے وہ بھی بر وقت جو ان کو، حالانکہ گارڈز موجود تھے اور وہ ان کو ریٹیلیٹ ہی نہیں کر پائے۔ تو ایک تو اسٹریٹجک لیول کی نیگلیجنس بھی تھی اور آن دا اسپاٹ بھی نیگلیجنس تھی۔ ہم نے تو بچے جو ہے نا اسکول بھیجے تھے، جب بھی کوئی بچہ اسکول چلا جاتا ہے اور گیٹ کے اندر ہو جاتا ہے تو بس ماں باپ جو ہے نا آرام سے ہو جاتے، وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے کہ اب وہ صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.